हेलो एंड वेलकम डियर स्टूडेंट। तो हमारे इस CTQ मीन्स कॉन्सेप्ट थ्रू क्वेश्चन की इस सीरीज़ में आज हम लोग डिस्कस करेंगे कार्बन आयन की स्टेबिलिटी। जैसा कि आप लोग को मैंने हाइपर कॉन्जुगेशन इन सारे टॉपिक में पहले से ही थ्योरी में ये बात पढ़ा दिया है कि कार्बन आयन की स्टेबिलिटी या कार्बोकेटायन की स्टेबिलिटी, कार्बन फ्री रेडिकल की जो स्टेबिलिटी है, ये सारी चीज़ें हम लोग थ्योरी पार्ट को पहले कवर कर चुके हैं। अच्छा सॉरी, आज कार्बन आयन नहीं, फ्री रेडिकल की स्टेबिलिटी पे हम लोग को डीलिंग करना है। चलिए आज उन टॉपिक से रिलेटेड ही जो फ्री रेडिकल की स्टेबिलिटी है उसमें हमें जो नीट जेईई मेंस एडवांस में आए हुए क्वेश्चन है उनको डील करना है। तो क्या पूछ रहा है, होमोलिटिक फ्यूजन ऑफ द फॉलोइंग एल्केन्स फ्रॉम द फ्री रेडिकल, ऐसा ऐसा करके ना आपको 4 क्वेश्चन दिए हुए हैं। ये एक स्ट्रक्चर है, ये दूसरा स्ट्रक्चर है, ये थर्ड स्ट्रक्चर है और ये फोर्थ स्ट्रक्चर है। 4 अलग अलग स्ट्रक्चर है। होमोलिटिक फ्यूजन करना मतलब एक हाइड्रोजन हटाना है आप लोग को। तो सिंपल सी बात है, पहला वाला स्ट्रक्चर कुछ ऐसा दिखेगा, CH3 CH2 पे क्या आ जाएगा, एक फ्री रेडिकल। ये पहला स्ट्रक्चर है मान लीजिए, ओके। दूसरा जो हमारा स्ट्रक्चर है प्यारे साथियों, वो आप लोग को कुछ ऐसा दिखेगा, CH3 बीच वाले से हाइड्रोजन हटाता हूं अगर मैं, तो यहां पर एक फ्री रेडिकल आ जाएगा और ये हो जाएगा CH3। थर्ड वाले में आप ध्यान से देखिए, कभी भी साइड से नहीं बीच से हटाइए क्योंकि ज्यादा स्टेबल कंपाउंड मिलता है, ठीक है। तो ये CH3 है, CH3 है मतलब 2 कार्बन इसके साथ ऐसे जुड़े हुए थे और ये लास्ट में इसके साथ ऐसा जुड़ा था। सिंपल सी बात है, पर ये जब हट जाएगा तब आप समझ गए कि इस पर्टिकुलर केस में यहां पर आप लोग क्या डाल देंगे, एक और इलेक्ट्रॉन। और लास्ट वाला अगर आप लोग देख पा रहे होंगे फोर्थ, तो फोर्थ वाले में हम लोग समझ रहे हैं कैसा दिख रहा है ये स्ट्रक्चर, CH3 CH2 CH था, H गया तो ऑड इलेक्ट्रॉन आ गए और उसके पास भैया कितने हाइड्रोजन CH3 जुड़े हैं, ये 3। ऐसा कुछ है हमारे पास। अब आपको ध्यान से देखना है, हाइपर कॉन्जुगेशन का एप्लीकेशन लगाना है। इसके पास कितने अल्फा हाइड्रोजन है, तो ये वाला जो कार्बन है, ये कार्बन हो गया प्यारे बच्चों sp2 हाइब्रिड कार्बन। कॉन्सेप्ट पे ध्यान देना, हाइपर कॉन्जुगेशन लगने के लिए पहले तो कंपाउंड में sp2 हाइब्रिड कार्बन आना चाहिए, फिर उस कंपाउंड का जो अल्फा कार्बन है, जो sp2 से जुड़ा हुआ पहला कार्बन अल्फा कार्बन, दूसरा कार्बन क्या कहलाता है, बीटा, तीसरा गामा। तो वो जो अल्फा कार्बन है वो sp3 होना चाहिए। ये देखो ये sp3 आया भी है और उस sp3 हाइब्रिड अल्फा कार्बन पे अल्फा हाइड्रोजन, एटलीस्ट 1 अल्फा हाइड्रोजन प्रेजेंट रहना चाहिए। यहाँ कितने अल्फा हाइड्रोजन प्रेजेंट है, तो आप सीधे सीधे समझ पा रहे हैं 3 अल्फा हाइड्रोजन। ये sp2 हो गया, ये उसके लिए अल्फा कार्बन बन गया, ये भी लेफ्ट से अल्फा कार्बन बन गया। टोटल अल्फा हाइड्रोजन कितने आ गए प्यारे बच्चों, 6 अल्फा हाइड्रोजन। यहाँ के लिए चेक करो, ये है आपका sp2 हाइब्रिड कार्बन, 3 अल्फा का हाइड्रोजन, 6 9 अल्फा हाइड्रोजन यहाँ से हमें मिला है। इसमें आता हूं मैं, ये मेरा sp2 हाइब्रिड हो गया, ये अल्फा ये अल्फा ये अल्फा। टोटल अल्फा हाइड्रोजन काउंट करोगे तो कितने आ गए, 8 अल्फा हाइड्रोजन। आपको किसका ऑर्डर बताना है, स्टेबिलिटी का। तो कॉन्सेप्ट तो मुझे लगता है आप लोग को पता ही होगा कि जो स्टेबिलिटी होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन के। आया बात समझ में, जिसके पास जितने ज्यादा नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन है उसकी स्टेबिलिटी सबसे ज्यादा है। तो ये इंक्रीजिंग ऑर्डर में स्टेबिलिटी दिखा रहा है। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा, तो सबसे पहले तो CH3 CH2 रेडिकल। चलिए वो इस ऑप्शन में तो आया नहीं, इसमें भी आया नहीं, इन दोनों में आया है। उसके तुरंत बाद आप लोग 6 अल्फा हाइड्रोजन मतलब ये वाला लाएंगे, ये है, यहां भी अभी तक सेम चल रहा है। फिर आप 8 अल्फा हाइड्रोजन इसको लाएंगे, मतलब ये गलत हो गया, ये सही हो गया। तो फाइनली आंसर क्या आया, ऑप्शन नंबर C। समझ में आ गया ये सारा कॉन्सेप्ट। अच्छा, यही चीज स्टेबिलिटी ना पूछ के अगर HOH वैल्यू पूछ देता, हीट एनर्जी का ऑर्डर पूछ देता, तो याद रखना हीट एनर्जी स्टेबिलिटी के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है। तो आप जस्ट इसका रिवर्स ऑर्डर को ले लिए रहते, ठीक है। स्टेबिलिटी और एनर्जी एक दूसरे के इनवर्स प्रोपोर्शनल रहेंगे, कॉन्सेप्ट क्लियर रखना, ठीक। अगला क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, द इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी ऑफ द फॉलोइंग फ्री रेडिकल। ये IIT मेंस का पूछा हुआ क्वेश्चन है फ्री रेडिकल से रिलेटेड। क्या क्या क्वेश्चन थे, तो चलो फिर से क्वेश्चन का स्ट्रक्चर बना लेते हैं। इस बार तो फ्री रेडिकल का स्ट्रक्चर बना दे रखा है, ध्यान देना बस। ये फ्री रेडिकल है और उससे हमारे पास CH3 जुड़ा है, पहला स्ट्रक्चर।
सेकेंड स्ट्रक्चर क्या है, C है, इस दफा इसके ऊपर ऐसा है, ये रेडिकल जुड़ा है। यहां पर प्यारे बच्चों आप साफ साफ देख पाए कितने अल्फा हाइड्रोजन आ गए, 6 अल्फा हाइड्रोजन। यहां कितने दिख रहे हैं, 9 अल्फा हाइड्रोजन। मतलब दूसरा वाला पहले वाले से तो ज्यादा स्टेबल है ही। आपको ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी बताना भी है, ध्यान से समझना बस बात को। तीसरा स्ट्रक्चर अगर आप देख रहे हो, तीसरा स्ट्रक्चर में मैं देख रहा हूं ये CH लगा है बीच में, इधर से बेंजीन रिंग लगा है। C6H5 का मतलब ही होता है कि ये फेनिल लगा हुआ है। PH से कई बार रिप्रेजेंट कर देते हैं, कई बार C6H5 लिख देते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। 2 PH लगे हैं बिकॉज C6H5 ट्वाइस करके आपको दिखा रहा है ना। और लास्ट वाले स्ट्रक्चर कैसा है, तो लास्ट वाले स्ट्रक्चर में C है, उसके तीनों साइड ना ऐसा PH लगा है। तो ध्यान समझना, ये दोनों स्ट्रक्चर ने कराया हाइपर कॉन्जुगेशन, ये दोनों ने क्या कराया, हाइपर कॉन्जुगेशन। पर ये क्या कराएगा, ये कराएगा आप लोगों को फ्री रेडिकल पाई बॉन्ड रेजोनेंस या पाई बॉन्ड फ्री रेडिकल रेजोनेंस। ये रेजोनेंस होना शुरू कर दिया। और आपको मैंने पहले ही बता रखा है कि स्टेबिलिटी के ऑर्डर में सबसे ज्यादा स्टेबल आप लोग मानते हैं न्यूट्रल ऑक्टेट कंप्लीट वाले कंपाउंड को। सेकेंड रैंक पर आता है आपका रेजोनेंस या मेसोमेरिक इफेक्ट। थर्ड रैंक पर आता है आपका हाइपर कॉन्जुगेशन का कॉन्सेप्ट। और फोर्थ रैंक पर आप लोग का आ जाता है बच्चों इंडक्टिव इफेक्ट। तो जब भी झगड़ा होगा हाइपर कॉन्जुगेशन और रेजोनेंस में, कौन बाजी मारेगा, रेजोनेंस। मतलब एक्चुअल ऑर्डर क्या आएगा, इसके पास कितने रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर हो रहे हैं, यहाँ पर 10 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर आएंगे। अगर यहाँ के 10 रहता तो यहाँ कितने आ रहे हैं, 7 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। तो ये सबसे ज्यादा स्टेबल। देन ये मतलब जो ऑप्शन ए को हम लोग लेके चल रहे थे वही हमारा रियल आंसर बन गया। आया कॉन्सेप्ट समझ में, नया कॉन्सेप्ट आप लोग को यहां पता चला कि स्टेबिलिटी का ऑर्डर कैसे चेक करना है, अल्फा हाइड्रोजन कैसे काउंट करना है, और साथ ही साथ में रेजोनेंस को कैसे कंसीडर करना है। इनफैक्ट थ्योरी में ये सारी चीजें पहले से पढ़ाई हुई हैं। ये प्रैक्टिस बैच है जिसमें कॉन्सेप्ट के थ्रू हम लोग क्या करते हैं, क्वेश्चन के थ्रू कॉन्सेप्ट गेन करते हैं। CTQ बैच है ये। ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ एन अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन फ्री रेडिकल्स आर। प्यारे बच्चों, जब भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन आता है तभी तो आप उसको फ्री रेडिकल बोलते हो। और जिस भी कंपाउंड पे अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन आए, ठीक है, वो केमिकली एक्टिव कंपाउंड होता है, क्योंकि इसका एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, इसका एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, दोनों आपस में आ जाएंगे और 2 इलेक्ट्रॉन से क्या बन जाता है, बॉन्ड, एक नया प्रोडक्ट बनता है। प्रोडक्ट तो तब बनेगा जब पहले का एलिमेंट हमारा क्या रहे, एक्टिव रहे। तो वो क्या है, केमिकली एक्टिव। सिंपल सा कॉन्सेप्चुअल पॉइंट। ठीक है, आगे के क्वेश्चन पे आइए। इतने ही क्वेश्चन थे जो आपके जेईई मेंस में, नीट में और एडवांस में पूछे हुए थे फ्री रेडिकल के कॉन्सेप्ट से रिलेटेड। मिलते हैं बच्चों नेक्स्ट टॉपिक में, तब तक के लिए हैव अ ग्रेट डे।